हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आप सभी का सेमेस्टर 1 ख़त्म हो चुका है और उसके एग्ज़ाम भी ली जा चुकी है। सभी को अपना अपना रिज़ल्ट मिल चुका होगा। तो आई होप आप सब अपना रिज़ल्ट देखकर एक बार फिर से अपनी पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, क्योंकि जिसका अच्छा रिज़ल्ट हो वो और मेहनत करेगा और जिसका अच्छा नहीं आया है वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। तो अगली बार SA2 का रिज़ल्ट आप सभी को अच्छा मिले। तो इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप सभी को पाठ 9 की थोड़ी सी समझूती दी थी। पाठ 9 निर्भय बनो, यानी कि इस पाठ में लेखक ने थोड़े से बच्चों के बारे में लिखा है कि कैसे वह निर्भयता से सारे अपने काम करते हैं। वैसे आप सभी को भी अपने सभी काम निर्भयता से और बिना डरे हुए करने चाहिए। कणीश्वरनाथ रेणु नामक लेखक ने इस पाठ को लिखा है। प्रियोदा एक लड़का है जिसका नाम प्रियोदा है। वह राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और सभी मास्टर यानी कि सभी टीचर्स उनको बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ स्कूल ही नहीं, वहाँ के कस्बे में यानी कि आसपास के क्षेत्र में भी सब लोग उसे जानते हैं और प्यार करते हैं। वहाँ के सभी बच्चे हर रविवार को झोली लटका कर वहाँ पर उनके कस्बे में जो सन्यासी आश्रम है उनके लिए मुठिया वसूलने यानी कि मुट्ठी भर अनाज मांगने जाते हैं। अगर कोई छात्र यानी कि कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक बीमार हो तो प्रियोदा की टोली उसके घर पर हाजिर हो जाती थी और सभी रोगी को स्वस्थ करने में जुट जाते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में ही थे, यानी कि प्रियोदा का जो क्लब चल रहा था उसके सभ्य रोबी और कालू थे। वह दोनों मनमोहन नाम के नए लड़के को उनके दल में शामिल करना चाहते थे। आप सभी ने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि मनमोहन यानी कि मोना नाम का जो लड़का है वह इस दल में शामिल होना चाहता है, लेकिन प्रियोदा के मर्जी के बिना कोई भी इस क्लब का सभ्य नहीं बन सकता। इसीलिए प्रियोदा उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। उन्होंने 2-3 सवाल जवाब मोना से किए थे। तभी एक सवाल ऐसा था कि क्या तुम्हें तैरना आता है? तो मोना ने जवाब दिया था कि नहीं। मोना को गाना गाना आता था लेकिन तैरना नहीं। तो जो सूर्य नारायण नाम का लड़का था यानी कि सूर्य नारायण नाम का सदस्य कहता है कि मैं तैरना सिखा दूंगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वह खुद ब खुद तैरना जान जाएगा, तैरने लगेगा। फिर हमने देखा था कि जो सूर्य नारायण नामक जो लड़का है सभी लोग उसे प्यार से सूरज कहते हैं। वह शरीर से मजबूत है और रोज 100 दंड बैठक करता है, इसीलिए उनके साथ ही उनको सूरज पहलवान भी कहते हैं। उसका काम था यानी कि सूर्य नारायण का काम था कि जो दल के सभी सदस्य हैं उनको तैरना सिखलाना। फिर
प्रियोदा ने मोना से आग्रह किया कि गाना सुना दो, तो मनमोहन ने अपना गला साफ करते हुए एक गाने की शुरुआत की थी। राम रही न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोला, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। देखिए, उनके दल के प्रभात फेरी के भी 2 गाने निश्चित थे। प्रभात फेरी यानी कि सुबह को गाने जाने वाले गाने, सूर्योदय के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे प्रभात फेरी कहते हैं। तो उनका जो सदस्य था कालू, उनसे प्रियोदा कहता है कि तुम मोना को प्रभात फेरी वाले दोनों गीत सिखा देना। अब आगे पाठ देखते हैं। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। देखिए, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया यानी कि सूरज, आकाश में जो सूरज था वह सूर्यास्त होने के कारण पश्चिम की ओर झुक गया यानी कि पश्चिम की ओर डूब रहा था। बालूचर पर लाली उतर आई यानी कि बालूचर नाम का जो स्थल था उसके ऊपर सूरज की जो लाली यानी कि सूरज की किरणें हैं वह एक लालाश का रंग दे गई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। परमान वह एक नदी का नाम है। बालूचर के स्थल पर जो नदी है उसे परमान नदी है और बालूचर है वह उस नदी का रेतीला तट है। बालूचर नाम की जगह है वह परमान नदी के किनारे पर है। परमान की धारा यानी कि उस नदी के किनारे डूबते हुए सूरज की जो अंतिम किरणें हैं वह झिलमिला उठती है। पखेरु, पखेरु यानी कि पक्षी। पखेरु, पखेरु यानी कि पक्षी। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे यानी कि सभी पक्षी है वह दल बांधकर यानी कि इकट्ठे। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पक्षी होते हैं वह अपने दल में यानी कि एक साथ उड़ते हैं। तो शाम होने की वजह से वह सब अपना दल बनाकर वासवन यानी कि अपने वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। प्रियोदा के सभी सदस्य भी जो नदी के ऊपर पुल बांधा हुआ था उसके पास आकर एक पंक्ति में यानी कि एक कतार में चलने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। देखिए, उसी पुल के पास कोई एक गाड़ीवान यानी कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अपने ही धुन में तन्मय यानी कि मगन तल्लीन होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। देखिए, ये उनकी भाषा का गीत होगा, वह गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज यानी कि सूर्य नारायण जो पहलवान थे उसने भी अपने
सुर में गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया, पीबेत काला लोटा ललेक छीन। ये भी उनकी भाषा का कोई गीत है जो सूरज पहलवान ने शुरू किया था। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। कृत्यानंद और विद्यापति ये दोनों कवि है। इन दोनों ने भी अपने ही संग्रह में अलग अलग रूप से पंक्तियाँ और कविताएं लिखी है। तो यहाँ पर दोस्त बातें करते हैं कि कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी, फिर से बोलते हैं लाचारी, ठठाए यानी कि ठिठोली और हंसने की आवाज़ आई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। बालूचर के उस पार से यानी कि बालूचर का जो रेतीला तट है, नदी का इस पार है, उसकी दूसरी ओर से किसी ने फायर किया। फायर किया यानी कि बंदूक की गोली चलाई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। एक पखेरु यानी कि कोई एक पक्षी बालू पर यानी कि जो नदी का रेतीला तट है उस पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। देखिए, उसका जोड़ा यानी कि जो पक्षी होते हैं वह अपने जोड़े में उड़ा करते हैं। तो उसका एक दूसरा जो साथी है वह विकल होकर यानी कि व्याकुल होकर छटपटाने लगा और बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मटमैले अंधकार में यानी कि धुंधला धुंधला दिखा दे ऐसा अंधकार छाया हुआ था और तभी एक अर्दली नुमी आदमी यानी कि कोई जो बड़ा अफसर होता है उसका नौकर, उसे अर्दली कहते हैं। अर्दली नुमी यानी कि किसी का नौकर, वह दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया का डेने यानी कि पंख, पक्षी का पंख, मरी हुई चिड़िया के पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी कि उस आदमी ने अपने अफसर से कहा कि मिल गया हुजूर। अब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। देखिए, अब्राहिम यानी कि वह भी प्रियोदा के जो दल का एक सदस्य है। सब डिप्टी साहब का अर्दली है यानी कि वहाँ के सब डिप्टी साहब का एक नौकर है, साला भारी खचड़ा है। यानी कि वह गाली देते हुए कहता है कि साला वह बहुत ही मूर्ख आदमी है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ट। देखिए, प्रियोदा के मुंह से अचानक ही ये निकलता है, होल्ट। तब अब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। अब्राहिम ने
तुरंत ही सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और दूसरे सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने, देखिए, प्रियोदा ने जब उसको एक ही शब्द कहा कि होल्ट, तब इब्राहिम अचानक से समझ गया और अपनी गलती का एहसास करते हुए उसे लगा कि मैंने भूल की है। उनका जो दल है उसका नियम था कि किसी के भी बारे में अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेंगे। और तभी अचानक से इब्राहिम ने अपनी सारी गलती स्वीकार कर प्रियोदा और सभी सदस्यों से माफ़ी मांगी और फिर से बोला, बात यह है कि साले ने, और वह अटक गया। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखिए, जब इब्राहिम ने गाली दी तब प्रियोदा ने गंभीर होते हुए कहा कि यह तुम्हारी 8वीं गलती है। जब ये 10 तक पहुंच जाएगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यानी कि तुम भी इस दल का हिस्सा नहीं रहोगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गोली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। देखिए, इब्राहिम प्रियोदा से सवाल करते हुए पूछता है कि सरकारी अफसरों को ही गाली देने में क्या हर्ज है? सिर्फ सरकारी अफसरों को ही गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होता है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और वो जो गाली देते हैं उसका क्या? प्रियोदा से इब्राहिम सवाल करता है कि हम गाली देते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, खराब हो लगता है, तुम्हारा मुंह बिगड़ता है, लेकिन वो जो गाली देते हैं उसका क्या? वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। देखिए, सिर्फ अफसर ही नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। देखिए, उनके बीच में कोई एक सदस्य आया और उसने प्रियोदा को रोकते हुए बोला कि नहीं प्रियोदा, तुम इब्राहिम को समझा नहीं सकोगे। वह महीन बात देरी से बुझता है। वह महीन बात, महीन यानी कि छोटी से छोटी सूक्ष्म बात देर से बुझता है, यानी कि देर से समझता है। बुझता है यानी कि समझता है, यानी कि इब्राहिम को छोटी से छोटी बात समझाने में बहुत समय लगता है। मैं समझा कर देखता हूँ। और उस सदस्य ने इब्राहिम को समझाया कि हमारे क्लब का मेंबर रहना चाहते हो तो रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे। हमारे क्लब का नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत करे तो उसमें कोई भी खराब शब्द, गाली गलौज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जानते हो ना? बस बात खत्म। यही कहते हुए एक सदस्य ने इब्राहिम को समझा दिया। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर
सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। देखिए, सुई आइन नामक जो धर्मशाला है उनके कस्बे में है। वहाँ पर सब एक साथ आते हैं और फिर एक दूसरे से विदाई लेते हैं। अचानक से कालू ने कहा कि मोना, तू रास्ते में डरता है तो मैं तुझे अपने घर तक छोड़ देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। देखिए, प्रियोदा कालू से कहते हैं कि अगर मोना डरता है, उसे डर लगता है, तो आज मैं उसे घर पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीड़ फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? देखिए, प्रियोदा जो मोना को उसके घर छोड़ने जाता है, तब वह रास्ते पर चल रहे होते हैं और प्रियोदा चुप थे। लेकिन अचानक से प्रियोदा एक सुनसान जगह पर आकर रुक गए और वह मोना को डराते हुए कहने लगे कि सड़क के दोनों ओर बहुत बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे और दोनों ओर बहुत बड़े बड़े खंडर और मैदान थे। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा कहते हैं कि जानते हो यह क्या है? प्रियोदा मोना को डराते हुए कहते हैं कि इस घर में मुर्दों को चीरफाड़ होती थी। मुर्दों की चीरफाड़ होती थी यानी कि पोस्टमार्टम किया जाता था। देखिए, ये जो वाक्य है वह आपको शब्द समूह के लिए भी उपयोगी है। मुर्दों के चीरफाड़ की जगह यानी कि पोस्टमार्टम हाउस। ऐसी बातें करते हुए वह मोना को डराते हैं और कहते हैं कि आसपास के बड़े बड़े पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं और मैदान में प्रेतनियां नाचती रहती हैं। संतालियों की तरह झुंड बांधकर। संतालियों यानी कि ये जो संताल है वह एक आदिवासी जाति है। यह इस जाति के लोग सभी एक साथ में झुंड में मिलकर नाचते हैं। इसीलिए प्रियोदा कहता है कि यहाँ पर मैदान में प्रेतनियां भी नाचती हैं, लेकिन संतालियों की तरह झुंड बांध कर। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हैं? फिर प्रियोदा मनमोहन से सवाल करता है कि क्यों तुम डरने लगे? अकेले यहाँ आ सकते हो? मनमोहन ने जवाब दिया, जी नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु
महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होते हैं। भूत उसका क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना राम रहीम ना। देखिए, प्रियोदा मनमोहन को सिखाना चाहते थे कि अगर 10 का काम यानी कि 10 व्यक्ति का काम हम अकेले ही करें तो उनसे भूत भी डरते हैं। भूत भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी बात प्रियोदा के गुरुजी ने सिखाई थी कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होते हैं। फिर प्रियोदा कहते हैं कि चलो शुरू करो अपना वही गाना राम रहीम ना। तो मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल तो सच्चा रखना जी। इसी के साथ पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। और इस पाठ से भी यही सीख मिलती है कि किसी बात से डरना नहीं चाहिए। हम अपना काम खुद से करें और किसी भी बात से नहीं डरे तो सभी काम आसान हो जाते हैं। आप सभी को यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप सभी को इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह होमवर्क में लिखना है। अगर किसी को स्वाध्याय में कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।